नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की सियासत इस वक्त काफी गर्म है और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि एक चर्चा है मुकेश सहनी को लेकर और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि इसी को लेकर वीआईपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कुछ कहा है वीआईपी ने, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए, आपको हम ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने भी राजद पर बड़ा कटाक्ष कस दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद कोई फैक्टर नहीं होगा, मुख्य मुकाबला होगा एनडीए वर्सेस जनसुराज के बीच में। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बड़ी बात कह दी है। किसको आगाह कर दिया है और किसको कह दिया है कि ऐसे लोगों की खैर नहीं होगी। देखिए, इस वीडियो में हम 20 सूत्री कमेटी की भी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि 20 सूत्री कमेटी का गठन हो गया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि आज 14 तारीख है और आज से राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कौन जा रहा है राज्यसभा, इस पर भी तफसील से चर्चा होगी। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में मुकेश सहनी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको लेकर के जो चर्चा है इन दिनों पॉलिटिकल कॉरिडोर में, जैसी बात आप कह रही हैं वो यही है कि वो उन्होंने अपना जो डीपी बदला है। बिल्कुल जी। वो डीपी जो व्हाट्सएप पर जो लगता है वही फेसबुक और ट्विटर पर वही जो है तो वो डीपी लगता है, उसी पर उन्होंने तिरंगा लगा दिया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से या जो भी कह लीजिए वो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। इसी लिहाज से उनका तिरंगा लगा करके डीपी पर यह लगाना है। उसके बाद से ही यह जो है सो एक चर्चा शुरू हो गई कि अब मुकेश सहनी जो है सो लौट रहे हैं एनडीए में, फिर से उनकी वापसी होने जा रही है। तो इस पर जो है सो तमाम जो आपके जैसे मेरे जैसे तमाम जो मीडिया वाले हैं वह जो है सो इधर उधर अपना न्यूज कवरेज तलाशने लगे। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कुछ भी संभव है। बिल्कुल जी जी, बड़ी बात कह दी है दिलीप जायसवाल जी ने। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि वह कुछ भी संभव है। सही बात है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई यह तो कोई होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो ये दिलीप जायसवाल ने कहा। उसके बाद से जेडीयू के नेता है जमा खान, बिल्कुल जो मंत्री है नीतीश कैबिनेट, उनका भी बड़ा बयान आया था इसको लेकर। तो उन्होंने भी कहा कि उनके लिए रास्ता खुला है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के लिए जी। तो अब नीतीश कुमार का दिल बड़ा है, स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, तो निश्चित रूप से कोई भी अगर यदि कद्दावर नेता और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो यही बात जमा खान ने कही है। और ये यानी कि पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया आई और उसके बाद जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आ गई इसको लेकर के। एनडीए पूरी तरह से बिल्कुल जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मतलब हो गया एनडीए की तरफ से पूरी तरह से यह बात, इतनी बात कही गई। इसी के एक्शन कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, देव ज्योति जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तिरंगा जो है सो भारतीय जनता पार्टी का, उस पर एकाधिकार नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल जी। ऑब्वियसली तिरंगा पर तो किसी का अधिकार नहीं है, वो तो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है। ये बीजेपी की जागीर नहीं है, देवज्योति जी कह रहे हैं, जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाँ, वही तो उनका एकाधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर जो है सबका अधिकार है, सब लोग तिरंगा फ्लैग लगा सकता है। और मैं तो ऐसे में तो यह उनका कहना है, और तेजस्वी के साथ में उनकी कोई किसी तरह की वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की कोई नाराजगी नहीं है। और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी पूरी तरह से कमिटेड है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। यानी कि बड़ी बात कह दी है वीआईपी ने, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और आते ही बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है और हम लोग तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए, और इसके लिए देवज्योति ने स्पष्ट कहा कि हम जितनी भी शक्ति है वह तमाम शक्ति जो है सो झोंक देंगे तेजस्वी के लिए, वो 2025 में। तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल, ये तो गेम है, ये कुछ लोग इधर से बोलेंगे, कुछ लोग उधर से बोलेंगे, लेकिन तिरंगा लगाने का यह कतई मकसद नहीं होता है, या कतई नहीं मान सकते आप कि वह पार्टी छोड़ करके इधर से उधर जाए। यहाँ तक कि लोगों से भी अपील की है कि आप भी तिरंगा लगाइए। बिल्कुल, ये देवज्योति ने कहा, बड़ी अपील की है लोगों से। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जब राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है, वो पार्टी का ऑफिशियल लाइन और लेंथ वही होता है, वही बोलने के लिए ऑफिशियली वो यही अधिकृत होता है। तो ऐसे में देवज्योति का बयान जो है ऑफिशियल बयान है वीआईपी का, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से, वह प्रवक्ता है। ऐसे में निश्चित रूप से उनका बयान एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ है। यानी कि उन्होंने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है कि बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से देवज्योति के बयान के बाद तो अब तो कुछ है नहीं, और कोई इफ और बट तो है नहीं, कोई इसमें इफ और बट का सवाल होना भी नहीं चाहिए। तिरंगा तो हर आदमी लगा सकता है, इसको लेकर के कोई हाय तोबा नहीं मचना चाहिए कि इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। तिरंगा लगाने का सबको राइट है, देश का जो भी नागरिक है वो सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे रवि जी। प्रशांत किशोर ने भी बीते दिनों बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि राजद कोई फैक्टर नहीं है। 2025 में जो लड़ाई होगी वो जनसुराज वर्सेस एनडीए होगी। क्या वाकई में राजद की अब ये स्थिति हो जाएगी? देखिए, यह प्रशांत किशोर ठीक है, जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं और वह अपनी नई पार्टी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी उनकी शक्ति है वह तमाम शक्ति उन्होंने झोंक दिया है पिछले 2 सालों में, और उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह कहना कि 2025 के चुनाव में आरजेडी कोई फैक्टर नहीं होगा, यह प्रशांत किशोर गले के नीचे नहीं उतर रहा है। नहीं, गले के नीचे उतरे न उतरे वो अलग विषय है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार से इस तरह का एक्सपेक्टेशन आरजेडी को और एटलीस्ट प्रतिपक्ष को तो नहीं हो सकता है कि वह आरजेडी कोई फैक्टर नहीं होगा और डायरेक्ट लड़ाई एनडीए वर्सेस जो है सो जनसुराज से होगी। जो जनसुराज का अभी एक भी खाता नहीं है, अभी पार्टी भी लॉन्च नहीं हुई, वही कह रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह कहना, देखिए वह परसेप्शन बना सकते हैं, उसमें वह माहिर है, महारथी है, उनको हासिल है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है कि प्रशांत किशोर तो इसी का ही काम करते आए हैं। तो वह आरजेडी के खिलाफ में और सपोर्ट में वह चाहेंगे तो वह एक परसेप्शन डेवलप कर देंगे, यह बात को हम मान सकते हैं। लेकिन यह जो है सो यह कहना कि अगला जो 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कोई फैक्टर नहीं होगा, इस बात से हम जितने दिन में समझ रहे हैं, हमसे हो सकता है प्रशांत किशोर ज्यादा समझते हो वो, लेकिन जहां तक हम देख और समझ पाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में देखिए, लड़ाई अगर जनसुराज अगर अपने आप को स्थापित करता है तो अभी तो वह संख्या बल बढ़ाएं, हर विधानसभा में 40 से 40 हजार करें, तब जाकर के कुछ वह उसके टक्कर में होंगे। और देखिए, वो सिर्फ संख्या बल बढ़ाने से नहीं, हर बूथ पर आदमी कार्यकर्ता मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, तब जाकर के आप चुनाव, पकड़ मजबूत होनी चाहिए हर एक बूथ पर। जब तक आप नहीं पकड़िएगा तब तक आप जो दंगल होगा, जो चुनावी अखाड़े में पहलवान आपके उतरेंगे, वह तभी जीत पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ बोलने से
चुनाव नहीं, बड़े बड़े महारथी चुनाव हार जाते हैं बोलने से नहीं चुनाव पर वोट होता है, वोट तो वहां आपको दिलाना अच्छा, आपको याद होगा कि बीते दिनों प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी लेकर बड़ी बात कही थी, बड़ा दावा किया था, क्या कुछ कहा था प्रशांत किशोर ने? एक तरफ तो देखिए प्रशांत किशोर की बात में ही कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ता है, प्रशांत किशोर की बात में ही झोल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, एक तरफ तो कह रहे हैं कि आरजेडी कहीं कोई फैक्टर नहीं होगा, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं एनडीए से जनसुराज की लड़ाई होगी, फिर वो कह रहे हैं कि एनडीए के जो घटक दल है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जेडीयू है, उनको कह रहे हैं 20 से 25 से अधिक सीट नहीं मिलेगी, किसी भी गठबंधन में चले जाएं 20 से 25 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी। ये फिर कैसे संभव है? ये तो प्रशांत किशोर को ही कहना पड़ेगा ना कि ये जो आप एनडीए से डायरेक्ट फाइट भी आपकी होगी, बिल्कुल, और नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में जो है जो फ्रंट फुट पर बैटिंग बॉलिंग करती है, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया कि कहां कितना सीट था और मैक्सिमम स्ट्राइक रेट रहा उनका, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्ट्राइक रेट रहा बिहार में। तो ये प्रशांत किशोर किस तरह से दो तरह की बात कर रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि हमसे ज्यादा बेहतर समझते हो, लेकिन यह बात तो उन्हीं को वही बता सकते हैं, इस बात को बेहतर, बिल्कुल, मतलब कि इस बात का जवाब प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं कि उनका आकलन क्या कुछ बता रहा है। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत होने जा रही है, और इसी को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कई बातें कही हैं। क्या कुछ बता रहे थे दिलीप जायसवाल? देखिए, दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि यह जो 20 अगस्त से जो भूमि सर्वेक्षण का जो शुरुआत होगी, या भूमि सर्वेक्षण का जो काम होगा, जिनके पास में अगर कोई पेपर नहीं है, पेपरलेस समझ लीजिए उसको, ऐसे सीधा सीधी बात, तो उनको भी अवसर दिया जाएगा कि आप जो है सो बंदोबस्त पदाधिकारी से मिल ले, उसके बाद से डीसीएलआर से मिल ले, जो जमीन से संबंधित काम देखते हैं, डीसीएलआर जिनके पास सारा कुछ जमीन का होता है, और उसके बाद से उप समाहर्ता एडिशनल कलेक्टर से, वह से भी आप मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, और उससे पहले काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। अच्छा, काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे लोगों की मदद के लिए, ये बड़ी बात है, बिल्कुल तो बड़ी बात है। काउंसलिंग सेंटर में जाकर के आप सब अपनी बात, और उसके अलावा विभाग का वेबसाइट भी है, बिल्कुल जी, तो वो उस वेबसाइट पर भी जाकर के अपनी बात आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी होगा। ऐसा नहीं है कि आउटराइट आपसे कोई जमीन छीन लेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सरकारी जमीन जो मोटेशन जो होगा, बिल्कुल, तो वो उसमें भी अब जैसो आप उधर उधर सरकारी जमीन को भी कुछ लोग ग्रैब कर लिया, बिल्कुल अतिक्रमण हो गया है उस पर, तो वो नहीं हो सकेगा। ये अच्छा, वैसे लोगों को सावधान कर रहे हैं मंत्री दिलीप कि आप लोग सावधान हो जाइए, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ये देखिए, सर्वेक्षण से पहले या भूमि में जो हो रहा है लैंड कब वो, तो उससे पहले ये सब अवसर आपको दिया जा रहा है सरकार की ओर से। आप कागज दुरुस्त कर लें, काउंसलिंग सेंटर चले जाएं, डीसीएलआर से मिलें, अपर समाहर्ता से मिले, एडिशनल कलेक्टर से, कंसर्न जो जिले के हैं वहां मिले, उसके बाद से बंदोबस्त पदाधिकारी, यानी कि सरकार आपको 3 मौका देने जा रही है, आपके पास 3 मौके होंगे, 3 चांस होगा, 3 अवसर आपको, 3 अवसर मिलने जा रहे हैं। और उस दरमियान आपको सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा, बताना पड़ेगा कि ये चीज है आपके पास में। उसी अकॉर्डिंगली फिर आपको अधिकारी जो होंगे, जो भूमि सर्वेक्षण के उस समय एट द टाइम ऑफ माने सेटलमेंट, वो आपको व्यवस्थित करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक सवाल है रवि जी, क्योंकि बिहार के लोग काफी डरे हुए हैं, वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं दिख रही है, सरकार हमसे हमारी जमीन छीनना चाहती है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है? नहीं, देखिए, सरकार किसी की जमीन नहीं छीनने जा रही है। यह फिर मकसद क्या है जमीन सर्वे कराने का? सर्वे कराने का एक जो भूमि विवाद का मामला होता था, लैंड डिस्प्यूट का मामला, देखिए कि हर जगह, हर जिले, हर गांव में देखिएगा लैंड, आपको सबसे ज्यादा लैंड डिस्प्यूट का मामला होता है। बिल्कुल। और वही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी फाइलों की ढेर लगी रहती है। और तो इस लिहाज से, और यही नहीं, आप जैसे मान लीजिए सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो वो आपको जो पैसा जो मिलता है सरकारी एवज में, तो वह सही, अब उसमें झोलझाल हो जाता है जी। कि आपका है कि उनका है, अब उसमें जो है सो कुछ समय लग गया, जो काम है, जो प्रोजेक्ट है सरकार का, वह समय पर नहीं पूरा हो पाता है। तो वैसी परिस्थिति में आपके पास में जो डिजिटल
के माध्यम से जो कुछ एक क्लिक पर जो हम लोग बात करते हैं, एक क्लिक पे सारा कुछ आपका दिखाई पड़ेगा, सारा कुछ दिखाई पड़ेगा सिर्फ एक क्लिक पर, सिर्फ एक क्लिक पर। और कहीं कोई आप गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे, यह भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। यह भी क्लियरिटी के साथ सब कुछ हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में आपको सर्वेक्षण जो हो रहा है यह कई मायने में आपको महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रवि जी, 20 सूत्री कमेटी का गठन हो चुका है और जब से इसका गठन हुआ है ये चर्चा में बना हुआ है, ऐसा क्या हो गया है? देखिए, 20 सूत्री कमेटी जो अभी बनी है बिहार सरकार की, तो वो इसमें रूलिंग पार्टी ही इसमें इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल, तो वो मेंबर्स होते हैं इनके। अब जैसे 20 सूत्री में जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, बिल्कुल, और उसके बाद से मेंबर होते हैं उसके मेंबर्स। तो वो कई सदस्य जो आप देखिएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर माने जिला अध्यक्ष हैं, या फिर उपाध्यक्ष हैं, या फिर जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं, और चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपीआर के, हाँ एलजेपीआर की पार्टी के हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी के, जो उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति राष्ट्रीय लोक आरएलजेपी, उनकी पार्टी से नहीं बनाया गया। उनकी पार्टी से किसी को सदस्य नहीं बनाया गया है, वजह क्या है? यही सबसे बड़ा झोल झाल की बात है। अच्छा, जो हम कहते हैं कि उसमें यह समझने की बात है कि वह जो लिस्ट है उसमें आप देखिए कि कहीं पर भी राष्ट्रीय लोजपा का कहीं पर सदस्य कोई जिक्र नहीं है। तो जिक्र क्या बने, मेंबर ही नहीं है, मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, ना अध्यक्ष। बिल्कुल। तो ऐसे में आप जब 20 सूत्री कमेटी में आपको जगह नहीं मिला, आपको जो है सो लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिला, आपको तरारी सीट की मांग कर रहे हैं वह नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर अब आपके पास बचा क्या? बिल्कुल। और आपको याद होगा कि पशुपति पारस ने क्या कहा है बीते दिनों, साफ कहा है कि इस बार नाइंसाफी नहीं चलेगी रवि जी, और इधर हम देख रहे हैं कि नाइंसाफी पर नाइंसाफी हो रही है। वही बता रहे हैं जी। तो ऐसे में एनडीए फोल्ड में यह कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल। अब तो इससे ये तो माने जो सर से ऊपर पानी बहने की बात होती है, सर से ऊपर पानी बह रहा है, पानी बह गया है। तो ये सर से ऊपर पानी बह गया तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय लोजपा है, चिराग पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, तो वो निश्चित रूप से सोचने की मुद्रा में उनको होना चाहिए कि अब 2025 का चुनाव है, अब जो है सो नहीं चेतिएगा। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि किसी भी वक्त पशुपति पारस कोई बड़ा झटका दे सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनकी पार्टी की कोर कमेटी की, और सबसे बड़ी बात है दलित सेना उनके पास में है। दलित सेना, एक चीज समझ लेने की जरूरत है, दलित सेना जो है सो जो मूल संगठन है लोजपा का, वह उनके पास में है। और यह कहीं ना कहीं वह आपको जो हम बात कहते हैं कि वोट कैपेसिटी है, उसमें वोटिंग कैपेसिटी है, वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है, और वह जिधर जाएंगे वह पासवान का वोट उनके पास में है। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के चुनाव के पहले कब जो है सो पशुपति कुमार पारस क्या निर्णय लेते हैं इन सब चीजों के बाद। बिल्कुल, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। देखिए, अब हम आखिरी खबर का रुख करेंगे। आपको मालूम है कि आज 14 तारीख है और आज से राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। क्या खबर है रवि जी, कौन जा रहा है बिहार से राज्यसभा? देखिए, आज 14 अगस्त है, आज जो है सो नोटिफिकेशन जो है सो जारी हो जाएगी, आज मैंने शुरू हो जाएगा कि नॉमिनेशन का ये सब चलेगा, और ये 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। ये बात है, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी, और 27 अगस्त तक नाम विड्रॉल का है इसमें। बिल्कुल जी, ये इस बात को समझ, और 2 सीट की बात है, एक मीसा भारती का, विवेक ठाकुर, एक विवेक ठाकुर का। दोनों का हम टेन्योर बता देते हैं। मीसा भारती का जो है सो 7/7/28 तक का टेन्योर है, माने 4 वर्ष, 4 साल का, और विवेक ठाकुर का 9/4/26 तक का है, 2 वर्ष का है। तो इसलिए इस लिहाज से आज से नोटिफिकेशन है। अब जो है सो आपको अब कौन पार्टी से एनडीए से होंगे, तो अब यह इस पर सस्पेंस बना हुआ है, कई नामों की चर्चा है इस पर। तो अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा की बात है, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए फोल्ड से ही जाएंगे, इस बात को समझ लेने की जरूरत है, एनडीए फोल्ड से ही जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब बिहार भाजपा के चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें कहा गया कि एनडीए की सूची केंद्रीय भाजपा चुनाव
कमेटी को भेज दी गई। यानी कि लिस्ट आला कमान को भेज दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिहार भाजपा की जो चुनाव अभियान समिति की बैठक में लिस्ट को अप्रूव करके, लिस्ट बना करके, एनडीए की लिस्ट, ये एकदम इसको पूरी तरह से क्लियरिटी समझना पड़ेगा, एनडीए की लिस्ट, नॉट भारतीय जनता पार्टी। तो वो लिस्ट गई है और वो केंद्रीय चुनाव समिति जो माने जो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमेटी है उसमें गई है। वहां से किस पर हरी झंडी मिलती है, ऐसे कहीं ना कहीं यह बात की चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल एक नाम वो है, एक नाम जो है सो सरजू राय के नाम की चर्चा है कि वो सरजू राय को भी भेजा जाएगा। सरजू राय भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता कभी हुआ करते थे। हाल के दिनों में वह नाराजगी के बाद बागी हो गए थे और उसके बाद वह लड़े भी और सिटिंग चीफ मिनिस्टर को झारखंड में उन्होंने हराया। अब जेडीयू के साथ हैं, अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्या करती है, किसके नाम पर मुहर लगता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। चलिए, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।